वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 29 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक मैसेज है निशा भारती जी के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्हें इस बात पर डाउट होता है कि पता नहीं उनके द्वारा किए गए कमेंट्स को हमारे द्वारा पढ़ा भी जाता है अथवा नहीं। आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जो भी कमेंट्स करते हैं एटलीस्ट इस सेशन के मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ व्हेनेवर आई गेट टाइम इन अ कंप्लीट डे। और आप जो भी सजेशंस देते हैं उनके ज़रिए हम खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपके जो फीडबैक्स हैं वो जहाँ तक फिजिबल होते हैं हम उन्हें इनकलकेट भी करते हैं। निशा जी ने एक्चुअली में ये कल डाउट रेस किया था कि पता नहीं उनके द्वारा किए गए कमेंट्स को पढ़ा भी जाता है कि नहीं। बिल्कुल पढ़ा जाता है और उसके ज़रिए हम खुद को दिन ब दिन बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, दैट इज रिलेटेड टू स्टेट हेल्थ इंडेक्स। एक इंडेक्स है तो किसी ने जारी किया होगा, बिल्कुल इसे जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में, और ये इस इंडेक्स का 4th एडिशन है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर 2019-20। इस बार का टाइटल रहा हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, मतलब अगर राज्य हेल्दी होंगे तो भारत की तरक्की बढ़िया होगी। तो किसने डेवलप किया है ये आपको ज़रूर से याद रखना है। कई बार इंडेक्स से बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो नीति आयोग ने इसे जारी किया। डेवलपमेंट इनके द्वारा अकेले नहीं किया गया है, रदर डेवलपमेंट के दौरान इनके द्वारा कोलैबोरेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ। 2017 से ही इस इंडेक्स को जारी किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये ट्रैक कर सकें कि जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हेल्थ आउटकम कैसा है, जो हेल्दी सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है पूरा, हॉस्पिटल्स का इंफ्रा है, वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। फर्दर इन स्टेट्स के बीच में अगर एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो स्टेट्स एंड यूटीज़ में हेल्थ की सिचुएशन और बेहतर होगी। 24 इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए गए जिन्हें कई सारे डोमेन्स में ग्रुप कर दिया गया, जैसे कि हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन और की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। ये जो 3 ग्रुपिंग है या डोमेन्स हैं उनमें होता क्या है, हेल्थ आउटकम्स में हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की क्या सिचुएशन है। मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 28 दिन के भीतर कई सारे बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, वो स्टेटस क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है और सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है। इसे इवेलुएट किया जाता है अंडर हेल्थ आउटकम। जहाँ पर ये चीज़ें कम हैं वो राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर सिचुएशन खराब है। गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन में हम ऐसे पैरामीटर्स को लेते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी हो रही हैं, होम डिलीवरीज तो नहीं हो रही जहाँ पे माँ और बच्चे दोनों को ज़्यादा खतरा होता है। सीनियर ऑफिसर्स हेल्थ के सेक्टर में कितने की पोस्ट पर हैं, वो कितना बढ़िया गवर्नेंस संभाल रहे हैं। की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस में हम इवेलुएट करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की कमी तो नहीं है, जितनी रिकमेंड की गई है उतने हैं कि नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ फंक्शनल है कि नहीं है, बर्थ और डेथ का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं, और ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है। इस बेसिस पर हम इनपुट या प्रोसेस को स्टडी करते हैं, इवेलुएट करते हैं। यहाँ पर बेस ईयर इस्तेमाल किया गया है 2018-19 का और उसी के आधार पर प्रॉपर इवेलुएशन किया गया है। डेटा कहाँ से मिला, इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को यूज़ किया गया है। फर्दर हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो भी डेटा होता है उसे भी इस्तेमाल किया गया है। यद्यपि ये जो इंडेक्स है वो कोविड-19 के इम्पैक्ट को अभी भी कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि उसके बाद हमारा हेल्थ सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स होने की कगार पे आ गया था। स्टेट्स को कैसे रैंक किया गया है, स्टेट्स की रैंकिंग इस प्रकार से हो कि हम किसी अनइवन स्टेट के साथ किसी दूसरे स्टेट को ना कंपेयर कर रहे हों। इसी उद्देश्य से इन्हें कैटेगराइज किया गया है 4 हिस्सों में। लार्जेस्ट स्टेट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश ने, देन आसाम और उसके बाद तेलंगाना का नंबर आया। स्मॉलेस्ट स्टेट्स में सबसे टॉप पर रहा मिजोरम, देन मेघालय, और यूटीज़ में दिल्ली रहा टॉप पर, देन जम्मू एंड कश्मीर ने इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि मतलब ये बहुत बेस्ट हो गए हैं, यहाँ सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया है। मतलब जो भी इन्होंने परफॉर्म किया था इसके पहले 2018-19 के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में अभी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कोविड-19 के इम्पैक्ट को अभी भी इसमें इवेलुएट नहीं किया गया है। इसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखा गया है। टॉप रैंकिंग में केरला और तमिलनाडु को रखा गया है ओवरऑल में। लार्जेस्ट स्टेट्स में मिजोरम एंड त्रिपुरा इन स्मॉलर स्टेट्स, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसे शॉर्ट में DH एंड DD कहना ज़्यादा उचित रहेगा, और चंडीगढ़ को यूटीज़ में टॉप पे रखा गया है। तो ये दो बातें स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कावी आर्ट के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कावी आर्ट का जिक्र किया, जो कि एक एंशिएंट आर्ट फॉर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे एंशिएंट आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। कावी आर्ट की एक सबसे बेहतरीन खूबी मैं आपको बता देता हूं, जो आप इस इमेज में देख भी पा रहे हैं। इसमें केवल एक ही कलर का यूज किया जाता है, एंड दैट इज रेड। रेड के साथ व्हाइट शेडो यूज किया जाता है इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए, एंड दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ कावी आर्ट। कावी आर्ट को बेसिकली वॉल आर्ट के रूप में आप देख सकते हैं कोंकण रीजन में। कोंकण रीजन देखिए, ये है इंडिया का मैप, ये गुजरात का कोस्ट का रीजन है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये कोंकण रीजन है वेस्टर्न घाट में। यहाँ पर है मालाबार कोस्ट, ये है कोरोमंडल कोस्ट। तो कावी आर्ट आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया के वेस्टर्न घाट वाले हिस्से में। अब यहाँ पर कोंकण रीजन में स्पेशली जो गोवा के टेम्पल्स हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कोस्टल रीजन में ये आर्ट फॉर्म आपको दिखेगा। इस आर्ट फॉर्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया पुर्तगीज के द्वारा। गोवा के रीजन को पुर्तगीज ने 1961 तक रूल किया, बहुत पहले से, तो मतलब काफी पहले इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आई रिपीट, कावी आर्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है पुर्तगीज के द्वारा। इस बात को आप जरूर से याद रखिएगा। जो आर्ट फॉर्म है ये का वर्ड से बना है, जो कि कोंकणी लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है इंडियन रेड पिगमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एकमात्र लाल कलर ही इस्तेमाल होता है विद व्हाइट शेडो, और इस लाल कलर को भी लेटेराइट सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ पेंटिंग। इस पेंटिंग को वेट प्लास्टर पे बनाया जाता है, बिल्कुल फ्रेस्कोस की तरह। फ्रेस्को देखिए, मुराल पेंटिंग की एक टेक्निक है जहां पर लाइम प्लास्टर पर ही पेंटिंग कर दी जाती है, जो कि गीला हो, वेट हो। बिल्कुल उसी तरीके से वेट प्लास्टर पर ही कावी आर्ट को भी बनाया जाता है। जो पेंटिंग है ये ब्राइट रेड और व्हाइट शेड से बनाई जाती है। टेम्पल्स की वॉल्स पर बेसिकली इसे बनाया जाता है। कई बार इसे हम घरों में भी डिपिक्ट हुआ देख सकते हैं। ये सारी बातें कावी आर्ट के बारे में। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के बारे में है। इस स्कीम के बारे में हमने तब भी डिस्कस किया था जब ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, उसने ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। जब ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था तब भी मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, और अभी इसके रिजल्ट्स आ गए हैं, तो एक बार फिर से ये न्यूज़ में है, काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगा आपके लिए। देखिए, युवा स्कीम बेसिकली एक मेंटरशिप प्रोग्राम है ताकि हम यंग ऑथर्स को ट्रेन कर सकें। अक्सर आप जो बहुत अच्छे ऑथर्स देखते हैं वो काफ़ी सीनियर होते हैं, 40, 50 और इसके अबव एज के। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे पास यंग ऑथर्स हों जो इनोवेटिव राइटिंग करें और उनकी उम्र 30 साल से कम हो। लेकिन इसके लिए तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि आपको कैसे अच्छा लिखना है, और इसी उद्देश्य से इस पूरे कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि हम ऐसे ऑथर्स क्रिएट कर सकें जो इंडिया के कल्चर को, लिटरेचर को ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन दे सकें। इसे इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी रही द नेशनल बुक ट्रस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत वर्क करती है। इस स्कीम के तहत 75 ऑथर्स को चुना जाना था, जिन्हें ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट, जो माई गोव, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, वहीं से ये पूरा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। जो भी ऑथर्स चुने जाएंगे उन्हें न केवल स्कॉलरशिप दी जाएगी बल्कि मेंटरशिप भी दी जाएगी। 6 महीनों तक उन्हें गाइड किया जाएगा कि वो कैसे अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। रिसर्च और एडिटोरियल सपोर्ट भी उनको दिया जाएगा। फर्दर उन्हें इन 6 महीनों तक 50,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप है। अगर उनका कोई वर्क, उनकी कोई बुक अच्छे से पब्लिश हो जाती है तो उन्हें 10% की रॉयल्टी भी मिलेगी, जो भी किताबें उनकी बिकेंगी उसके ऊपर। सो दैट वाज ऑल अबाउट पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी कि ईस्ट के बारे में है। चाइना के टॉप साइंटिस्ट ने अभी ये कहा कि उन्होंने सक्सेसफुली एक फेक सन क्रिएट किया, एक आर्टिफिशियल सन यानी कि सूरज। ये जो आर्टिफिशियल सन रहा, इसे चाइना ने क्रिएट करने के लिए सन से भी 10 टाइम्स हॉटर जो हीट है उसको जनरेट किया, लगभग 20 सेकंड्स के लिए। मतलब जितनी हीट जो हमारा सन है वो जनरेट करता है, उसका 10 गुना ज़्यादा हीट को जनरेट किया गया चाइना के द्वारा। ये न्यूज़ काफ़ी लंबे समय से है, अभी एक बार फिर से न्यूज़ में आई है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सन, इसका मतलब ये नहीं कि आसमान में कोई आर्टिफिशियल सूरज लटकाने वाला है चाइना। आर्टिफिशियल सन एक्चुअली में इनकी एक लेबोरेटरी है। इस लेबोरेटरी में ये काफ़ी ज़्यादा हीट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे आर्टिफिशियल सन क्यों कहा जा रहा है? अगर ये एक लेबोरेटरी है, एक लैब है जहाँ पर वो हीट जनरेट कर रहे हैं, तो फिर इसे सन क्यों बोल रहे हैं, सूरज क्यों बोल रहे हैं? इसको सन बोलने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है क्योंकि ये सन के जैसी ही उससे बहुत या कई गुना ज़्यादा एनर्जी, हीट जनरेट कर रहा है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा रीज़न ये है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए उस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है जिस प्रोसेस का इस्तेमाल सन करता है, एंड दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन।
न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि काफी कॉम्प्लेक्स तरीका होगा ह्यूमंस के लिए रेप्लिकेट करना, उसी एनर्जी को, इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करके यहाँ पे हीट एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है। ये ईस्ट, जिसे आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट भी कहा जा रहा है, ये चाइना के हेफई में सिचुएटेड है। वहां का काइंड ऑफ देखिए, ये एक एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। ये उनके लैब में रखी गई एक डिवाइस है जो कुछ ऐसी दिखती है, जिससे वो हीट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस वहीं पर सिचुएटेड है। खैर, हमें क्या करना है इस लोकेशन का, बस चाइना के हेफई में है, इतना जानते रहिए। जो आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट है, इसे एक रिएक्टर के माध्यम से डेवलप किया गया है और न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में हम दो एटॉम्स को आपस में जोड़ देते हैं, फ्यूज करते हैं, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फिजन जिसमें हम एटॉम के टुकड़े करते हैं और जब एटॉम टूटता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फिजन। तो फिजन तो हम काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं, फिजन को अभी भी हम मास्टर नहीं कर पाए हैं। जो मिशन है ये बिल्कुल उसी एनर्जी प्रोसेस को मिमिक करता है, कॉपी करता है जो सूरज में चलती है। ये 3 मेजर डोमेस्टिक टोकामक्स का हिस्सा है जो कि चाइना में चल रहे हैं। उनमें से एक ये भी है। जो ईस्ट है वो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER फैसिलिटी का भी पार्ट है। ITER ये एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन है जिसमें कई सारे देश इकट्ठा आए हैं। इंडिया भी इसका हिस्सा है। इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, US, कनाडा, ये सभी देश इकट्ठा आए हैं इंक्लूडिंग फ्रांस, कि हम एक न्यूक्लियर फ्यूजन फैसिलिटी बनाएंगे, उसे मास्टर करेंगे और उसके जरिए हम एनर्जी जनरेट करेंगे। 2035 तक इस ऑपरेशन को कंप्लीट करना है। चाइना भी इसका हिस्सा है, तो इसी प्रोग्राम के तहत चाइना भी अपने यहाँ हीट एनर्जी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्निक डेवलप कर रहा है। तो ये तो ग्लोबल एफर्ट है ITER। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को बिल्कुल उसी तरीके से रेप्लिकेट करते हैं जैसे सन या स्टार में। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उससे जैसे दो एटॉम्स आसानी से फ्यूज होते नहीं हैं, उन्हें फ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा प्रेशर की, तभी वो फ्यूज होकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फ्यूल को प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए। प्लाज्मा एक सूप, मतलब एक सेमी लिक्विड मटेरियल में वो कन्वर्ट हो जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फॉर्म में, और ये जो हीट होती है ये एटॉम्स को फ्यूज करवाती है जिससे एनर्जी जनरेट की जाती है। अब अगर ये जो सूप है जिसे हम प्लाज्मा कह रहे हैं, जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, वो अगर इस रिएक्टर की वॉल से टकरा जाएगा तो सबसे पहले तो कितना हैवी मेटल होगा उस रिएक्टर की इस वॉल में, वो इस रिएक्टर की वॉल को ही पिघला देगा। या फिर अगर हम कुछ ऐसा वॉल बना भी पाए जो उसे ना पिघला पाए, तो भी ये प्लाज्मा इस वॉल से टकराने के बाद ठंडा हो जाएगा, और जो हमें कांस्टेंट हीट चाहिए 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस की या 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस की, वो हमें मिलेगी नहीं। तो ये जो एटॉम्स हैं ये फ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो इस पूरे इतने हॉट प्लाज्मा को इस दीवार से दूर रखने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस रिएक्टर की वॉल के आसपास होता है, वो इस प्लाज्मा को इस दीवार तक आने ही नहीं देता, रेदर वो इसके अंदर ही कंस्ट्रेन हो जाता है, और उसकी मदद से ही हम जो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है उसे फ्यूज करवाते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑप्ट किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए इस एक्सपेरिमेंट में। न्यूक्लियर फ्यूजन आखिर फिजन से, यानी कि जो संलयन है वो विखंडन से ज्यादा बेहतर क्यों है? देखिए, जो फिजन का प्रोसेस है विखंडन का, जिसका इस्तेमाल हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं, वो काफी आसान है। इसके जरिए हम एनर्जी जनरेट तो करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये न्यूक्लियर वेस्ट भी जनरेट करता है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफी नुकसानदेह है। उसके विपरीत फ्यूजन यानी कि संलयन की जो प्रक्रिया है, इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता, न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट नहीं होता और एक्सीडेंट का खतरा भी कम होगा। एक बार हमने इसमें महारत हासिल कर ली तो हमारे पास होगा एक अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी सोर्स, वो भी बहुत कम कीमत पे। दुनिया की एनर्जी नीड को ड्रास्टिकली चेंज किया जा सकेगा। ऐसा नहीं कि चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे न्यूक्लियर फ्यूजन करवा रहा है। इसके पहले साउथ कोरिया ने भी अपने KSTAR रिएक्टर के माध्यम से 2020 में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 20 सेकंड तक अवेल किया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में सोया मील को इसेंशियल कमोडिटी के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है। 30 जून 2022 तक इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 के तहत सोयाबीन को में से जो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो उसका रेसिड्यू बचता है उसे ही सोया मील कहा जाता है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 इसे इसीलिए इनेक्ट किया गया था ताकि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो कंज्यूमर्स तक पहुंचती रहें, उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट ना किया जाए,
उनकी होर्डिंग करके या फिर उन्हें इकट्ठा करके आर्टिफिशियली उनके प्राइस को बढ़ाया ना जाए। कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि कौन सी कमोडिटी इसेंशियल कमोडिटी होती है। रदर सिंपली ये कह दिया गया कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 के सेक्शन 2A में जो भी कमोडिटीज डाल दी जाएंगी वो इसेंशियल कमोडिटी हो जाएंगी। अब भला ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वो जिस भी कमोडिटी को चाहें उस शेड्यूल में डाल सकते हैं और जब चाहें हटा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। सोया मील बाई प्रोडक्ट है सोयाबीन ऑयल के एक्सट्रैक्शन के बाद, जिसका इस्तेमाल एनिमल फीड के तौर पे भी किया जाता है और हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। ह्यूमन कंजम्पशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, सब्जियां बनाई जाती हैं इसकी। जो इम्पैक्ट है सोया मील को अगर एसेंशियल कमोडिटीज में डालते हैं तो क्या होगा? इससे अनफेयर प्रैक्टिसेस रुकेंगी, जैसे कि होर्डिंग करना या ब्लैक मार्केटिंग करना। इससे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और कैटल फीड मैन्युफैक्चरर्स को इससे सहूलियत हो जाएगी, पोल्ट्री फार्म्स को भी आसानी से मिलने लग जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी के बारे में है, जो डॉवरी डेथ से रिलेटेड है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरुष के परिवार के लोग होते हैं या विवाह के बाद जो पुरुष होता है वो दहेज की मांग करता है लड़की या उसके परिवार वालों से। अगर वो अक्षम होते हैं, वो नहीं कर पाते दहेज की डिमांड को पूरा, तो कई बार महिला को प्रताड़ित किया जाता है और इस प्रताड़ना की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे केसेस बहुत ही सीरियस होते हैं जहां पर हाई लेवल ऑफ क्रूएलिटी देखी जाती है और इसी संबंध में सेक्शन 304B इफेक्ट में आता है और इस प्रकार की क्रूएलिटी करने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाता है। लेकिन कई सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है कि एट्रोसिटी या फिर डेथ का कॉज कुछ और होता है, लेकिन उसे डॉवरी डेथ का जामा पहना दिया जाता है और फिर परिवारजन को फंसा दिया जाता है। या कई बार जो लड़की के परिवारजन होते हैं उन्हें महज डाउट होता है कि हो सकता है ये मामला डॉवरी डेथ का हो, चाहे उनकी डिमांड ना ही की गई हो, तब भी वो इस मामले को डॉवरी डेथ में कन्वर्ट कर देते हैं और जो लड़के के परिवारजन होते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो सजा भी होती है। ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए भी हाल ही के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 304B जो आईपीसी का है उसे सही तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि इसके मिसयूज को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा रहा है सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी के तहत, तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे कि अगर महिला की मृत्यु हुई है, जिसे कहा जा रहा है कि मृत्यु डॉवरी डेथ की वजह से हुई है, उसकी बॉडी पर बर्न, बॉडी इंजरी जरूर होनी चाहिए या फिर उसकी मृत्यु नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ना हुई हो ऐसा प्रूव होना चाहिए। अगर किसी महिला को कोई सीवियर बीमारी थी और उसकी वजह से उस महिला की जान चली गई, ऐसी स्थिति में अगर उसे डॉवरी डेथ का जामा पहना दिया जाए तो गलत होगा ना। तो ये लगे कि हाँ, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मृत्यु नहीं हुई है बल्कि कुछ अलग सिचुएशन रही है, कुछ डाउट हो सकता है। जो ऐसी डेथ है वो मैरिज के 7 ईयर के भीतर ही डॉवरी डेथ के एम्बिट में आएगा। अगर विवाह के 7 साल बीत चुके हैं फिर डॉवरी का मामला खत्म हो जाता है। जो वुमेन है उसकी मृत्यु के तुरंत पहले उसके साथ क्रूएल्टी या हैरेसमेंट हुआ हो उसके हस्बैंड के हाथों। पहले ये जो मामला था सून बिफोर हर डेथ, ये बड़ा वेग था, पता नहीं चलता था सून का मतलब क्या है। 2 दिन, 4 दिन, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, क्या मतलब है सून का। अभी उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो इंटरवल है, गैप है क्रूएलिटी और डेथ के बीच का, वो ऐसा होना चाहिए कि ये पता चले, ये साबित हो जाए कि इस क्रूएलिटी या हैरेसमेंट की वजह से ही जान गई है। मतलब अगर किसी महिला को हैरेस किया गया, उसे पीटा गया या फिर जला दिया गया, तो वो बर्न, वो क्रूएलिटी उसकी डेथ का कॉज है, उसका लिंक स्टैब्लिश किया जा सके, उसे ही सून बिफोर हर डेथ माना जाएगा। फर्दर इस संबंध में यह भी लिंक हो कि इसके पहले डॉवरी की डिमांड की जा रही थी। इन सभी प्रिजम्पशंस को संज्ञान में लिया जाएगा। फर्दर अगर पुरुष पक्ष इस बात को साबित कर ले जाता है कि सेक्शन 304B आईपीसी का ये मामला नहीं है बल्कि ये मामला कुछ और है, तो भी इन बातों को संज्ञान में लिया जा सकता है कि ठीक है, ये डिफरेंट केस है। तो कुल मिला के ये एक्सप्लेनेशन इस बात की कोशिश है कि सेक्शन 304B जो डॉवरी डेथ के मामले को संज्ञान में लेता है उसका मिसयूज ना किया जाए और अगर महिला के साथ सच में क्रूएलिटी हुई है तो उसे जस्टिस मिले और अगर नहीं हुई है तो पुरुष के परिवार या उसको अनावश्यक हैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में है। एथेनॉल सप्लाई ईयर 2020-21 की बात की गई है, जिसमें जो OMCs हैं यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने 302.30 या 302.30 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा है। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में शुरू किया गया था
ताकि हम फ्यूल को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सकें, अपनी डिपेंडेंसी ऑयल की इंपोर्ट पे कम कर सकें, क्योंकि हम उसमें थोड़ा बहुत एथनॉल ब्लेंड कर देंगे। इससे पोल्यूशन कम होगा, हमारा फॉरेक्स भारत में रहेगा क्योंकि हमें कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे ऑयल इंपोर्ट पर। और जो शुगर केन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं या फिर फार्मर्स हैं, उन्हें भी फायदा मिलेगा, बिकॉज वो इसको एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए बेच पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस इसे इंप्लीमेंट करता है। 2019 से ही पूरे इंडिया में इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एक्सेप्ट अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्हें एक प्रायोरिटी दी गई है कि आप देखिए इस सीक्वेंस में जो एथनॉल है ये इन सोर्सेज से खरीदिए। सबसे पहले आप शुगर केन जूस, शुगर या शुगर सिरप से बनने वाले एथनॉल को खरीदिए। जब आपको वो ना मिले तब आप हैवी मोलासिस, जो गुड़ या खांड होता है, उससे बनने वाले एथनॉल को खरीदिए। उसके बाद आप हैवी मोलासिस या डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, जो ऐसा फूड ग्रेन है जो खाने लायक नहीं है, या अदर सोर्सेज से बनने वाले एथनॉल को आप खरीदिए। इससे जब उनकी नीड पूरी नहीं हो पा रही थी तब उन्हें अलाउ किया गया कि आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मेज और राइस भी ले सकते हैं एथनॉल तैयार करने के लिए। अभी तो देखिए एथनॉल ब्लेंडिंग 8.5% की हो पा रही है, हालांकि 2022 तक का टारगेट 10% ब्लेंडिंग का है और 2030 तक हमें 20% ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में एथनॉल की। आइए रिवीजन करते हैं। सेक्शन 304B ऑफ IPC, इसके जरिए जो रिपीट रेप ऑफेंडर्स हैं उन्हें लाइफ सेंटेंस दिया जाएगा या डेथ की पेनल्टी दी जाएगी। ये गलत है, ये मामला डॉवरी डेथ का है। स्टेट हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने डेवलप किया है, दैट्स ट्रू। कावियाट 19वीं सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ वेस्ट बंगाल में, गलत है। ये कोंकण कोस्ट पे ओरिजिनेट हुआ महाराष्ट्र और गोवा वाले रीजन में, वो भी बहुत पहले 19वीं सेंचुरी से काफ़ी पहले। PM युवा मेंटरशिप स्कीम 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के माध्यम से, दैट्स ट्रू, इनफैक्ट किया जा चुका है। ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक साउथ कोरिया में है, गलत है, ये चाइना में है। तो आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। सेशन की PDF ओनली है इसके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी।